Congratulations to all the dear students जो क्लास 12 में आ चुके हैं। क्लास 12 में आना भी बड़ी बात थी। क्लास 11 की फिजिक्स सारी पढ़ी, केमिस्ट्री बायो मैथ जो भी था आपके पास वो भी आपने अच्छे से पढ़ा और होप सो आप सभी के अच्छे मार्क्स आ गए हैं। अब इस वीडियो सीरीज से हम क्लास 12 की लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लाइव इन द सेंस आप मुझे फेस टू फेस देख सकते हो, क्योंकि जो पिछली जो क्लासेस थी वो जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती थी उनकी रिकॉर्डिंग थी। इसके थ्रू आप मुझे देख सकते हो और आप कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला पार्ट, और उसमें देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस रबिंग से होता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी, इंडक्शन से होगा तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास रख दोगे तो वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो जाएगा। बस इसमें इतना ही आपको समझने वाला है। इसके रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है या फिर रेफरेंस बुक्स में जो आप ये कह सकते हो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो आप पढ़ सकते हो। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। आपके सामने ऑलरेडी सारी स्टेटमेंट एंड डायग्राम बनाई हुई है और इसको अब हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई जिसने क्लास 11 में अच्छे से ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया था, इवन क्लास 9 में भी ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया था ना, उसके लिए ये लॉ इजी है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे लॉ से रिलेट करता है जो कि बहुत इजी है, वो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का था ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमारे पास वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन डिस्टेंस की स्क्वायर। ये था जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो होती है जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, आर होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों मासेस हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास है, जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। लेकिन जो कूलम्स लॉ है ये ना सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में भी बताएगा। क्यों? देखो इसके अंदर तो हम दो बड़े बड़े मासेस ले रहे थे, राइट? इसके अंदर आप अर्थ और सन की एग्जांपल ले सकते हो, अर्थ और मून की एग्जांपल ले सकते हो आप खुद, और अर्थ की एग्जांपल ले सकते हो। लेकिन कूलम्स लॉ में हमने एग्जांपल लेनी है पॉइंट चार्जेस की, यानी कि इतने छोटे चार्जेस जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। वो छोटे छोटे चार्जेस क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, राइट? यानी कि मान लो कोई पॉजिटिव आयन है कोई नेगेटिव आयन है, वो आपस में एक कूलम लॉ लगा रहे हैं। अरे पॉजिटिव आयन तो और नेगेटिव आयन तो बहुत बड़े बता दिए, बिल्कुल छोटे छोटे चार्जेस जिनको हम नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किससे हो रहे हैं, ये सारी स्टडी किससे कर रहे हैं? वो होगी टेस्ट चार्ज से। तो टेस्ट चार्ज आप आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे क्या होता है, लेकिन इस क्लास में हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अब जो कूलम्स लॉ है स्टेटमेंट ये है बिल्कुल इस वाले लॉ से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ से रिलेट करती है। क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रिपल्शन भी होती है, इसमें अट्रैक्शन भी होगी रिपल्शन भी होगी। बताती हूँ कैसे होगी अट्रैक्शन और रिपल्शन। किसके अंदर? दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के अंदर। स्टेशनरी मींस जो रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट के ऊपर पड़े हैं पॉइंट चार्ज में, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी सबसे पहले वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मासेस के ऊपर था, इसके अंदर आ गया प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। ये दोनों चार्जेस है इनका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भी यही था, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये लो इनके सेंटर से हम डिस्टेंस का स्क्वायर ले रहे थे, अपॉन कर रहे थे, ये इनका डिस्टेंस आ गया आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। और ग्रेविटेशनल लॉ वाले में हम ये वाली लाइन जरूर लिखते थे कि जो ये फोर्स है एक्ट करे अलोंग दी लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में जो भी लाइन ज्वाइन करी है उनके सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करी है उनके बीच में ही ये फोर्स एक्ट करेगी। यानी कि ये नहीं है कहीं से भी कोई और तीसरा चार्ज आ गया तो इन दोनों के बीच में फोर्स खत्म हो जाएगी, हाँ वो इन दोनों के बीच में आ जाएगी, फिर वो इन दोनों के बीच में आ गई। तो बस जो इनके बीच में डिस्टेंस पड़ रहा है फ्रॉम द सेंटर उसी के अलोंग ये फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। लो जी ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी हो गया। कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग नंबर 1 एंड नंबर 2,
हमारे पास आएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमारे पास एक कांस्टेंट लगेगा स्मॉल के, ठीक है, स्मॉल के लेना, कैपिटल के नहीं लेना, स्मॉल के ही यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब जो ये है K, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब सिंस हम ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली टर्म करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे, रेस्ट के ऊपर है, तो उनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। और उनके अंदर ये उनके लिए कौन सा कांस्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। उस फोर्स के लिए जो कांस्टेंट आ गया, अभी जो कांस्टेंट है, जैसे जी की कुछ वैल्यू थी, इस कांस्टेंट की भी वैल्यू है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन भी हो सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये है हमारे पास वैक्यूम के लिए, वैक्यूम और फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में ये फ्री एयर भी ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन अकेला आएगा, ये है मीडियम के लिए। मीडियम में क्या आ सकता है, ग्लास आ सकता है, वाटर आ सकता है, सॉलिड कुछ भी आ सकता है, उसके लिए इसकी वैल्यू ये होगी। और ये वैल्यू डिफरेंट है, यू डू नॉट नीड टू क्रैम इट, यू डू नॉट नीड टू लर्न इट, इसकी वैल्यू थोड़ी इससे डिफरेंट आएगी। जब भी क्वेश्चन होगा आपको इसकी वैल्यू गिवन होगी, लेकिन इसकी याद रख लो, इसकी वैल्यू गिवन नहीं होती, फ्री स्पेस या वैक्यूम की वैल्यू गिवन कभी नहीं होती। वो क्या होगी, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वो बोलोगे मैम ये यूनिट कैसे आया, क्या हो गया ये, भैया ये वाला देखो ना, ये पार्ट देखो, के को रख लो इधर, F इंटू आर स्क्वायर ओवर Q1 Q2, ठीक है, F ले लो 1 न्यूटन, R ले लो 1 मीटर, ठीक है, Q1 और Q2 ले लो 1 कूलम, तो क्या आएगा 1 न्यूटन, के की वैल्यू हो जाएगी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर की स्क्वायर कौन 1 कूलम इंटू 1 कूलम। तो करो इसको सॉल्व, यही चीज बन रही है। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की 9 × 10⁹ ये आपको लर्न करना है, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, लर्न। और यही जो है इसका एसआई यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का, ये है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट व्हिच इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम करेंगे सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जो सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है उसको ना हम स्टैट कूलम भी बोलते हैं। ये इसकी वैल्यू हम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 डाइन, फोर्स आ जाएगी 1 डाइन, ठीक है, आर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, Q1 Q2 तो 1 कूलम ही रहेंगे, ठीक है, तो उससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें याद रखना कि जो 1 कूलम होता है ना, वो 3.9 × 10⁹ स्टैट कूलम, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज जो है वो कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट, ये आ गया सेकंड पार्ट, खैर बोर्ड काफी गंदा हो गया, तो थर्ड पार्ट में आएगा हमारे पास एफ कूलम, ठीक है। ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसमें फर्क क्या है बेटा, इसमें ना हम मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं। जो आपकी सिलेबस है उसमें 4th और 5th चैप्टर इज कंप्लीटली अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, इंडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की वजह से भी करंट इंड्यूस हो रहा है। 4th चैप्टर के ऑनवर्ड्स मेरे ख्याल से 6th और 7th चैप्टर तक आपका यही पार्ट चलेगा मैग्नेटिज्म के रिलेटेड, ठीक है। तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज आया है, इसको बोलेंगे EMU, जैसे इसको बोला था ESU, ये बन जाएगा EMU, ठीक है। और जो 1 कूलम होगा हमारे पास, इसके अंदर जो 1 कूलम आएगा, इट इज इक्वल टू 1/10 एफ कूलम, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बेसिक यूनिट्स हो गया, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हो गया। अभी हम करेंगे
वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब कंटिन्यू करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में मैंने यहाँ पर दो कंडीशंस ली हैं, दो डायग्राम्स बनाई हैं। ये कंडीशन है फॉर लाइक चार्जेस। अब हमें पता है दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है। और जो दूसरी फिगर है इट इज फॉर अनलाइक चार्जेस। देख सकते हैं आप, अनलाइक चार्जेस, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है, अट्रैक्शन, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो हमने ये चीज चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ ली है कि दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज भी हुए, मान लो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, स्टिल यहाँ पे रिपल्शन ही होगी, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्जेस है। तो जो मैंने बिल्कुल क्लास की शुरुआत में जब हमने पढ़ना शुरू किया था, उसके बिल्कुल बिगिनिंग में हमने ये चीज की थी कि जो कूलम्स लॉ है वो अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों के बारे में बताता है, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में भी बताएगा, रिपल्शन ऑफ चार्जेस के बारे में भी बताएगा, अट्रैक्शन की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स आ रही है उसके बारे में भी बता रहा है, रिपल्शन की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स आ रही है उसके बारे में भी बता रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, ध्यान से इसमें फिगर को ही देखना है आपने, ठीक है। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन है फिगर बेस्ड आए। फिगर में एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। सिंस यहाँ पर रिपल्शन होगी, जो सेकंड चार्ज है फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको पीछे धकेलने के लिए। अब दोनों चार्जेस जो है रेस्ट पे है, दोनों चार्जेस क्या है, स्टेशनरी। यही हमारे पास कंडीशन होती है कूलम्स लॉ कि दोनों चार्जेस रेस्ट पे हो, सॉरी दोनों चार्जेस रेस्ट पे या स्टेशनरी पे हो, और दोनों चार्जेस क्या हो, पॉइंट चार्जेस, यानी कि बहुत छोटे हो, पॉइंट चार्जेस हो, ठीक है। ये कंडीशन हमारी फुलफिल यहाँ पे हो रही है। तो देखिए यहाँ पर F1 को जो फोर्स देखने को मिल रही है वो क्या है, वो है Q1 चार्ज के ऊपर Q2 एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब यहाँ पर सेम चीज देख सकते हो, यहाँ पर F1 इस तरफ लग रहा है, क्यों, यहाँ पे अट्रैक्शन है, दोनों पास आने की कोशिश कर रहे हैं। तो Q2 जो है Q1 को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे रिपल्सिव अगर इसमें हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली आप F21 निकाल सकते हो, क्या आएगा, रिपल्सिव फर्स्ट केस के लिए और अट्रैक्टिव सेकंड के लिए, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स ऑन Q2, क्योंकि देखो 2 के ऊपर हो रहे हैं ना, ड्यू टू 1, तो पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। 2 के ऊपर 1 की वजह से हो रहा है, 2 के ऊपर 1 की वजह से फोर्स लग रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये सब समझ में आ गया। दोनों पॉजिटिव होंगे तो देखो उन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। मान लो ये 10 कूलम है, ये -5 कूलम मल्टीप्लाई करोगे लेस देन 0 आएगा, -50 आएगा, -50 इज लेस देन 0। तो ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ना एक नई टर्म देखने को मिल रही होगी, दैट इज R12 कैप R21 कैप। ये क्या बता रहे हैं हमें, डायरेक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है कि जो Q1 है कितने डिस्टेंस से Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ये Q2 जो है कितने डिस्टेंस से Q1 को, सॉरी Q1 जो है कितने डिस्टेंस से Q2 को धकेल रहा है पीछे की तरफ, कि साइड में हो जाए, रिपल्शन होनी है। Q2 जो कितनी डिस्टेंस है उसके ऊपर फोर्स लगा के फिर साइड पे हो जा, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए R12 क्या आ गया, कितने डिस्टेंस से Q1 चार्ज Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है, Q1 क्या कितने डिस्टेंस से जो है Q2 चार्ज Q1 को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप समझ लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपने अगर F12 बताना है क्या है, क्या लिखोगे, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है। अब देखो F12 है, ये तो डिस्टेंस बता रही, लेकिन F12 है क्या, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। R12 तो ये है कि जो 1 है अप्लाइज फोर्स ऑन Q2 फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस, ये बात हो रही है। तो ध्यान से समझो इस चीज को।
R12 क्या है, 1 2 के ऊपर कितने डिस्टेंस से फोर्स लगा रहा है। लेकिन F12 क्या है, 1 के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, 2 से। F12 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू, सॉरी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F12 2 की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस फिर इसका ही आएगा ना, क्योंकि Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसका ही डिस्टेंस मेजर करेंगे ना कि Q2 ही लगा रहा है फोर्स, ठीक है। Q2 जब Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन आएगी Q2 की वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्शन उल्टी आ रही है। Q2 की वजह से कितने डिस्टेंस के ऊपर उसको फोर्स लगानी पड़ रही है, Q1 के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली आप F21 देख लो, K Q1 Q2 ओवर आज के यहाँ पे आएगा R12 क्या, थोड़ा सा देखो, मेरे ख्याल से बार बार इसको समझाने की जरूरत नहीं है। F21 है क्या, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 के ऊपर Q1 की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। अब Q2 के ऊपर Q1 से फोर्स लग रही है, R12 क्या है, Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, सॉरी Q1 फोर्स अप्लाई कर रहा है ना Q2 के ऊपर, Q1 फोर्स अप्लाई कर रहा है ना Q2 के ऊपर, तो R12 वो हो गया। F21 क्या है, 2 के ऊपर 1 की वजह से फोर्स, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। बेसिकली यहाँ पर ना ऐसे क्रिस क्रॉस चलता होता है इनका, ये ऐसे ही आते हैं। F12 के आगे R21 आता है, F21 के आगे R12 आता है डायरेक्शन में, ठीक है। वो आप क्रैम करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिए, अपना बेस्ट किया कि इसको समझाने के लिए कि इसको ऐसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब दोनों केसेस में आप ध्यान दीजिए, दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के उलट है, both distances are equal but opposite in direction, R12 cap and R21 cap क्या है, इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है तो R12 कैप जो है माइनस R21 कैप इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव आ गया ना, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो F12 में वैल्यू फिल करते हैं, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, R21 है माइनस ऑफ R12 कर दे, उल्टा हो जाएगा, माइनस आगे आगे, माइनस आगे आगे ओवर R स्क्वायर R12 कैप। अब ये वाला सारा कुछ किसके इक्वल है, F21 के, F12 माइनस ऑफ F21 के इक्वल आ गया। बताओ इतना क्लियर हुआ है ना। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है वो, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इस चीज को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और यही इंपॉर्टेंस होती है कूलम्स लॉ की, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ, कि ये जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। अब इसकी ना एक और इंपॉर्टेंस होती है, वो इंपॉर्टेंस क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग में कर लिया, जो कूलम्स लॉ में दोनों फोर्सेस है, दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम, बस यही उसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। अब करते हैं थोड़ी बहुत लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। वो लिमिटेशंस क्या है, मैं इसी स्क्रीन के ऊपर, इसी बोर्ड के ऊपर यहीं पे बता देती हूँ, छोटी मोटी लिमिटेशंस है, कई बार 1 और 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। वो लिमिटेशन क्या है, जो चार्जेस है इसके अंदर हमेशा क्या हो, पॉइंट चार्जेस हो, ठीक है। चार्जेस हमेशा कौन से होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, मैंने पहले भी आपको 2 बार बता दिया। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया, उसको आपने चार्ज अज्यूम कर लिया, उसके ऊपर कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, ठीक है। चाहे स्पेस पे है, स्पेस के अंदर आपके ऊपर, स्पेस के अंदर यानी कि वैक्यूम आ गया, कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा, लेकिन आपने कह दिया मैं चार्ज नहीं ले रहा हूँ, मैं बड़ा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, वहां पे कूलम्स लॉ फेल है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी लिमिटेशन क्या है, जो हमारे पास है पॉइंट चार्जेस तो है ही, वो दोनों पॉइंट चार्जेस में स्टेशनरी हो, यानी कि रेस्ट पे हो। अब मान लो आप कहोगे कि यहाँ पे रिपल्शन हो रही है, अगर ये चार्ज इसको रिपेल करे, अगर ये थोड़ा सा इधर मूव कर गया, तो ये तो मूव कर गया, इसमें तो मोशन आ गया, स्टेशनरी हो बोथ, लेकिन वन ऑफ देम कैन मूव under the influence of force, under the influence of force,
फोर्स के इन्फ्लुएंस में इनमें से कोई एक चार्ज जो है मूव कर सकता है। तीसरी लिमिटेशन ये है, इनके बीच जो डिस्टेंस है शुड बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, बेसिकली फर्मी में आ गया, इनका डिस्टेंस हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस किसका है, 10 टू द पावर -15 मीटर किसका डिस्टेंस है, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का डायमीटर है, ये डिस्टेंस नहीं है, डायमीटर है। रेडियस कह लो, डायमीटर कह लो, बेसिकली साइज ऑफ न्यूक्लियस है। अगर इससे कम होगा ना तो वो तो न्यूक्लियस ही बन गया। अगर आपने ऑपोजिट चार्जेस ले लिए, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी मान लो ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इससे कम डिस्टेंस के तो न्यूक्लियस ही बन गया, वो हाइड्रोजन बन जाएगा, कोई भी और एलिमेंट बन सकता है, न्यूक्लियस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज जो है डोमिनेट कर जाएंगी टू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसलिए इनका जो सेपरेशन है या डिस्टेंस हमेशा 10 टू द पावर -15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यही था कूलम्स लॉ, इसकी लिमिटेशंस, इसकी वेक्टर फॉर्म। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। नेक्स्ट क्लास में हम परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। आप बोलोगे परमिटिविटी क्या है? जो हमने के किया था, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही होती है परमिटिविटी। ये परमिटिविटी है किसकी? फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम की। एप्सिलॉन आना था यहाँ पे, आदत पड़ चुकी है। ये परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी होती है ये मीडियम की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ी छोटी होगी, बट ट्राई करेंगे कि उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस कवर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना।